स्वस्वानि देवशवितर्दुनितानि पराशु यद्भद्रं तन्न आशु। ओम शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते सभी। आवाज क्लियर है या ठीक ठीक है? ठीक है, बहुत बहुत सुंदर। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। अपने आप को म्यूट भी रखिएगा और दूसरी बात, कुछ प्रश्न उठेंगे, उसका जवाब भी दीजिएगा। विषय मैं आपके सामने रखता हूँ। आजकल युवक और युवतियाँ जैसे ही शादी की बात चलती है या जैसे भी लग्न वगैरह या सगाई वगैरह या संबंध वगैरह चलती है, तो उसी दिन से वो योजना बनाना चालू करते हैं और एक विशेषज्ञ के पास पहुंच जाते हैं। एक गायनिक डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर खून की जांच, स्पर्म की जांच, यूरिन की जांच, धातु की जांच, एचसीजी की जांच, अनियमित ओल्यूशन की जांच, हार्मोनल असंतुलन है या संतुलन है उसकी जांच, फेमोलियन ट्यूब की जांच जिसे पीसीओएस जांच कहते हैं, हार्मोनल जांच एएमएच टेस्ट जिसे कहते हैं, और अंडों की संख्या एवं इनकी गुणवत्ता के बारे में, अल्ट्रासाउंड जांच, गर्भाशय और अंडाशय की सेहत, संरचना किस प्रकार बना हुआ है, क्या स्थिति है, अंडाशय की कवरिंग साइज, पीसीओएस, और एंड्रोमेट्रियोसिस की जांच, यानी कि प्रजनन क्षमता को कैसे बढ़ाई जाए, क्या प्रजनन क्षमता है, इसके बारे में जांच होती है। पुरुष के इसमें होता है वीर्य विश्लेषण, यानी कि सीमेन एनालिसिस। ये सारी जांचें होती है। इन सारी जांचों के बावजूद आज देश के अंदर गर्भवती महिला की, या यूं कहें कि एक नवविवाहित जोड़े की क्या स्थिति चल रही है, आप सभी इससे अवगत हैं। आइए मैं आपके सामने ये प्रश्न खड़ा कर देता हूं अभी कि इतनी सारी जांचों के बाद में सही सलामत बच्चे हो रहे हैं या पहले बच्चे सही होते थे, इसके बारे में आपका अपना क्या विचार है? ये विचार सामने रखिए ताकि हम आगे की कक्षा ले सकें। पैक्ड आइटम मिल रहा है। हमारा ये कहना है कि जब नींबू हमारे पास में सामने दिखाई दे रहा है, तो उसमें साइट्रिक एसिड की गोली लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, या साइट्रिक एसिड का पाउडर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हमारे पास हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, तो फोलिक एसिड नाम की कोई भी वस्तु हमें लेनी नहीं चाहिए। मैं कई डॉक्टरों के पास या कई माताओं बहनों की रिपोर्टें चेक कर चुका हूँ। उसमें डॉक्टर फोलिक एसिड, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम या विटामिन सी या ओमेगा 3 फैटी एसिड, इन सब के लिए कहते हैं। वैसे मैं आपको पुनः वापस दोहरा देता हूँ कि भाई सभी को हर वस्तु, यानी कि 17 के 17 मिनरल्स, जो भी जिस मौसम में चल रहा है उस मौसम के अनुसार उसे भोजन लेना, उस मौसम का उसे खान पान करना, वो जरूरी होता है। जी भानु प्रताप जी। जिस प्रकार के मैंने अभी अभी बताया आपको, तो कुछ मिनरल्स जो होते हैं उनकी गोली या उनकी दवाइयाँ या उनके आधारित भोजन डॉक्टर कहते हैं। ये जांच होने के बाद और ये जांच करने के बाद, सबसे पहले तो हम इन जांचों का खेल समझ लेते हैं। जांचों में होता क्या है? अब जांचों में इतनी जांचें, जो 20 जांचें मैंने अभी अभी बताई, जिसमें अंडाशय वाला हो गया, वीर्य विश्लेषण यानी कि सीमेन एनालिसिस हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, और अंडाशय में सेहत की क्या स्थिति है, एएमएच टेस्ट हो गया, अंडों की संख्या या उसकी गुणवत्ता, हार्मोनल संतुलन है असंतुलन है, फेलोपियन ट्यूब कैसी है, पीसीओएस की जांच, यूरिन की जांच, धातु की जांच, एचसीजी, ये सारी जो चीजें हैं, ये चीजें जांच जब भी कर लेता है डॉक्टर, तो डॉक्टर इन जांचों में पेशेंट से ये सारी जांच भी कर लेता है, पेशेंट की कैपेसिटी भी देख लेता है कि ये पेशेंट किस कैपेसिटी से है, कहाँ से है, इसका बैकग्राउंड क्या है और ये कितने खर्च कर सकता है। ये खेल सिर्फ और सिर्फ उसके लिए चालू होता है।
और उसके बाद में क्या करते हैं वो आप सब जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता, लेकिन जानते हुए भी हम उनके शिकार बनते हैं और लगभग लगभग अधिकांश लोग बनते हैं। इसमें कोई भी दो राय की बात नहीं। पहले इसके शिकार क्यों नहीं बनते थे? जैसे कि राजबाला माता जी ने पहले सीधा सा बता दिया था कि हम सामूहिक परिवार में रहते थे और हमारे परिवार में माताएं बहनें और बुआ आदि आदि या संगठित परिवार होने की वजह से हमें पता भी नहीं चलता था। लेकिन हमारी संस्कृति जो है संगठन परिवार के साथ साथ वो उसमें एक संस्कार आया करता था जिसे गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। और ये संस्कार पुरुष और स्त्री के बीच संतान प्राप्ति के लिए किया जाता था और इस संस्कार के बाद ही संतान लेने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को अपने आप वो स्वयं अपने आप फिट समझते थे। उसके बाद बच्चे लेते। आज स्थिति यह है, बच्चे एक्सीडेंटल हो रहे हैं, यानी कि मौज मस्ती करने के कारण बच्चे हो रहे हैं, न कि बच्चों को माता पिता जन्म दे रहे हैं। ये आज का कल्चर है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई प्रश्न खड़ा नहीं। महर्षि चरक ये कहते हैं कि प्रसन्न चित्त और मन के लिए स्त्री पुरुष को उत्तम भोजन पहले करना है, सकारात्मक रहना है, सकारात्मक विचार करना है। उसके बाद में उत्तम संतान प्राप्ति के लिए उन दोनों का शरीर पूरी तरह फिट होना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। उस समय आप गर्भाधान संस्कार कीजिए। और गर्भाधान संस्कार का एक मौसम फिक्स होता था, कोई भी बिचौलिए मौसम में गर्भाधान संस्कार नहीं होता था। एक सुव्यवस्थित मौसम होता था। जैसे सर्दी चालू हो गई, सर्दी चालू होने के कुछ दिन बाद यानी कि ठीक ठीक सर्दी आ जाए, उस समय वो गर्भाधान संस्कार किया जाता था। और गर्भाधान संस्कार में वो बच्चे लेने के लिए महिला पुरुष यानी कि पति पत्नी मिलन करते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। यही चीज हम देखते हैं आज पशु पक्षियों में थोड़ी बहुत है, लेकिन मनुष्य में हमें दिखाई नहीं देती। इसके बाद होता था पुष्पन संस्कार, जिसे गर्भाधान के 3 महीने बाद किया जाता। यानी कि गर्भाधान हो गया, पता चल गया। कैसे पता चलता था ये माताएं बहनें आसानी से जानती हैं, इसमें बहुत बड़ी कोई भी बात नहीं है। और ये हमारे विषय में सब्जेक्ट में पहले आ चुका है, मैं पहले बता चुका। इसके 3 महीने बाद जो पुष्पन संस्कार होता था, उसके अंदर मुख्य उद्देश्य क्या होता था? पियर वाले को बुलाया जाता था और कोख में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लड़की के पियर वाले को यानी कि लड़के के ससुराल वाले को ये पूरी जानकारी दे दी जाती थी कि अब ये तीसरा महीना चल रहा है, तीसरा महीना खत्म हो चुका है, अब आगे ये बच्चा शिशु जो है इसके पेट में पल रहा है। अब आपकी तरफ से किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी समाचार नहीं आना चाहिए जिससे इसकी माँ, इसके पिता या अंदर जो कोख में पल रहा है शिशु, उसको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो। ये पूरी तरह से उन्हें वार्निंग दे दी जाती थी। इसी हिसाब से वो आगे के 6 महीने 7 महीने आराम से निकालते थे। किसी भी प्रकार की घटना का ब्यौरा उस लड़की तक नहीं आता। और उसी समय वो लेकर के आते थे औषधियाँ, जिसे हम आज की भाषा में यूं कहें कि घी, मेथी, गोंद और भिन्न भिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न जगह पे अजवाइन वगैरह, ये सारी औषधियाँ लेकर के आते थे। यानी कि पूरा ट्रीटमेंट बच्चों का, बच्चे को दूध से लगा करके, प्रोटीन से लगा करके, फाइबर से लगा करके, आयरन से लगा करके, कैल्शियम से लगा करके, फोलिक एसिड से लगा करके, ओमेगा 3 फैटी एसिड कैसे बनेगा, विटामिन सी कैसे आएगा, इन सब की पूरी जानकारी रखते हुए वो पुष्पन संस्कार करते थे। इसके बाद सीमंतोयन संस्कार होता था, जिसमें उस बच्चे के सिर को गर्भ में जो पल रहा है बच्चे का सिर धागे से बांधता था, यानी कि कमरबंद जिसे कहा जाता था, वो लगाया जाता था।
वो ये संकेत देता था कि भाई अब बच्चा जो है थोड़ा बड़ा हो गया है, अंदर इसके शिशु का निर्माण लगभग लगभग पूरी तरह है, और इसको थोड़ा सा बांध करके सहज रखा जाता था। इन सभी कामों में महिला को पूरी तरह से काम दिया जाता था, और वो काम करती थी, हर वो काम करती थी जो सहज होता था, जो उसके कहते हैं व्यायाम की स्थिति है, या इस प्रकार यूं कहे कि भाई उसका शरीर जो है पूरी तरह से लचीला बना रहे, या उस शरीर में जो गर्भाशय है उसमें कोई दिक्कत ना हो, बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। इस प्रकार के व्यायाम आदि आदि, जैसे गट्टी घुमाना, झाड़ू पोछा करना, सारे काम करती थी। गट्टी यानी कि आटा बनाना, ये सारे काम गर्भवती महिला को विशेष करके दिया जाता था। और इतना ही नहीं, गर्भवती महिला को कई लोग तो बार बार उसको उठाते थे, बैठते थे कि पानी नहीं पीना है, तो भी उसे बोल करके कि भाई पानी लेके आओ, बेटा पानी लेके आओ, ऐसा कह करके उसे उठाते थे, यानी कि बार बार उसकी क्रिया को एक्टिवेट किया जाता। लेकिन आज ये स्थिति पूरी तरह विपरीत हो गई। आज ना तो गर्भाधान संस्कार होता है कुछ परिवारों को छोड़ करके, बाकी कई परिवारों में नहीं होता है, ना पुष्पन संस्कार होता है, ना सिमंतन संस्कार होता है, और ना ही जात कर्म संस्कार होता है। ये संस्कार के नाम पे केवल पार्टियां होती है, और उन पार्टियों में कोई संस्कार नाम की कोई चीज नहीं होती। मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि फोलिक एसिड, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर की गोलियां डॉक्टर देते हैं। ओमेगा 3 फैटी लिवर कैसे बनेगा, विटामिन सी कैसे आएगा, गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये डॉक्टर से राय लेते हैं, और डॉक्टर उन्हें बताते हैं। आइए मैं आपके सामने एक और प्रश्न खड़ा कर देता हूँ। फोलिक एसिड किसे कहते हैं, और फोलिक एसिड से क्या होता है? आप में से कोई बता पाएंगे फोलिक एसिड क्या होता है? एक गर्भवती महिला का आहार कैसा होता है, वो वैसे मैंने आपको बता दिया कि सारे के सारे मिनरल्स और सारे के सारे सीजन फ्रूट उन्हें खाने चाहिए। सिर्फ इमली या इमली के पेड़ से बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए मैं आगे बताने वाला हूँ। फोलिक एसिड नाम का एक केमिकल होता है, इसका नाम केमिकल यूं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने साइंस की भाषा में इसका नाम लिया, और यह भ्रूण के मस्तिष्क और रीढ़ के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसकी कमी से न्यूरल ट्यूब दोष हो सकता है, जो आजकल कई बच्चों में भी पाया जाता है। लेकिन पहले इसकी पूर्ति सिर्फ ये कह करके कर दी जाती थी कि तुम्हें हरी पत्तेदार जो है सब्जियां वो खानी है, पालक खाना है, ब्रोकली खानी है, दालें खानी है, और फ्रूट में संतरा इसका सर्वोत्तम स्रोत है। सर्वोत्तम पत्तेदार सब्जी, हरी सब्जी, पालक, ब्रोकली और संतरा। दालों में भी ये पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि दालों में नहीं पाया जाता। इससे हमारी फोलिक एसिड की पूर्ति हो जाती थी। अब मुझे आप संकोच में हो गए होंगे, फोलिक एसिड की गोली लेने से तो बेटर है ये खा लेना चाहिए, और वास्तविकता भी यही है, यही खा लेना चाहिए। दूसरी, गर्भवती महिला में कमी आती है तो आयरन। आयरन क्या करता है? आयरन हमें रक्त की कमी होने से बचाता है, यानी कि रक्त का कुल स्रोत है आयरन। गर्भावस्था के दौरान शरीर में आयरन की आवश्यकता ज्यादा होती है, जो रक्त की कमी से बचाने का काम करता है आयरन। तो ये किस में मिलता है? ये हरी पत्ती यानी कि पत्तेदार सब्जी में मिलता है, चुकंदर में मिलता है, और गुड़ में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ये सारी चीजें हमारे पास पूर्ण रूप से विद्यमान है, चाहे वो किसी भी राज्य में रहता हो।
इसके आगे आजकल बहुत ज़्यादा बोलबाला है प्रोटीन का, क्योंकि शब्द भी आसान है और ज़रूरत भी है। प्रोटीन वैसे हर व्यक्ति को ज़रूरत होती है, सारी चीज़ें हर व्यक्ति को ज़रूरत होती है, लेकिन प्रोटीन का स्रोत क्या? प्रोटीन का स्रोत है आपकी दालें, आपका दूध, पनीर और सामान्य खट्टा दही नहीं, सामान्य दही और राजमा। ये सारे प्रोटीन की पूर्ति आपको पूरी तरह से कर देते हैं। देसी गाय का घी जो है सर्वोत्तम आहार में माना जाता है, और देसी गाय का घी पूरे गर्भा तक खाना चाहिए और फुल मात्रा में खाना चाहिए, धीरे धीरे फुल करना चाहिए। इसके आगे आता है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम का थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बच्चे की हड्डियां, दांतों के विकास में मदद करता है, और हड्डियों का सबसे ज्यादा स्रोत जो है कैल्शियम है। ये भी हमारे पास दूध में मिलता है, दही में मिलता है, पनीर में मिलता है, तिल में मिलता है, और सर्वाधिक चूने में मिलता है। वही चूना जो 1 रुपए 2 रुपए की ट्यूब बाजार में मिलती है तंबाकू वाले के साथ। वही चूना जो 1 रुपए किलो बाजार में मिलता है कट्टे में। वही चूना हमारे कैल्शियम का स्रोत। लेकिन हम कैल्शियम की गोलियां खाने के लिए मजबूर हैं। फाइबर आप सभी जानते हैं, फाइबर जो होता है वो पाचक रस बनाता है और पाचन करने में बहुत ही अच्छा रहता है। जिन जिन व्यक्ति को भी कब्ज रहता है वो फाइबर का सेवन ज्यादा करेगा तो पाचन क्रिया जो है आसानी से ठीक हो सकती है। फाइबर का मुख्य स्रोत है फल, सब्जियां और साबुत अनाज। ये होता है फाइबर का मुख्य स्रोत। अभी अभी हमने बात करी थी ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये क्या करता है, ओमेगा जैसे ही नाम लेंगे या ओमेगा 3 जैसे ही नाम लेंगे तो हमें पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि यह बच्चे के मस्तिष्क का विकास करेगा, और बच्चे की मस्तिष्क के विकास की बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है ओमेगा 3। लेकिन कहाँ से लाए? गोलियां खाएं? नहीं, आज के बाद गोलियां नहीं। आपके पास अखरोट है, अखरोट। आपके पास अलसी के बीज है, अलसी के। ये बहुत ही सुंदर है, अखरोट और अलसी। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे मुख्य स्रोत है, और भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। और सुपाच्य जो मैं वस्तुएं बता रहा हूं आपको, ये प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, और ये हमारे शरीर के लिए सुपाच्य है। केमिकल गोली टैबलेट जो है ये सुपाच्य नहीं है। उसके कारण डॉक्टर जब गोली देता है तो हमें दूसरी गोली साथ में देता है एसिडिटी की, यानी कि भोजन के पहले, खाने के पहले, गैस की। इसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है क्या करता है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाता है। और ये किससे मिलता है? ये हमें पत्तों से मिलता है, दही से मिलता है, और संतरे से मिलता है। संतरा विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। कहा जाता है कि गर्भवती महिला को पानी जो है पूरी तरह से कंप्लीटली पीना चाहिए, शरीर को हाइड्रेट रखना और शरीर में पानी की कमी को रोकने का काम करता है। गर्भवती महिला के लिए आवश्यक खाद्य वस्तु जो है दूध है, दही है, छाछ है, पनीर है, देसी गाय का घी है। सब्जियों में अगर बात करें तो पालक है, मेथी है, ब्रोकली है, लौकी है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। और हम फल की अगर बात करें तो सेब, केला, अनार और जामुन इनके लिए बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण होते हैं। दालें वैसे सभी महत्वपूर्ण होती है,
सभी दालों में भिन्न-भिन्न प्रकार के मिनरल्स होते हैं। मेवे के बीज और बादाम, अखरोट और चना ठीक मात्रा में खाना चाहिए। साबुत अनाज उसे लेना चाहिए। दलिया, उपमा और ब्राउन राइस जो है गर्भवती महिला को ज़्यादा लेना चाहिए। इससे गर्भवती महिला का बच्चा जो है शरीर के अंदर बहुत ही अच्छी तरह पोषकता युक्त चीज़ों से बढ़ता है और बच्चा बहुत ही सुंदर, सुशील और बिना किसी अन्य रोग से ग्रसित होता है और वही बच्चा आगे चल के श्री कृष्ण जैसा, श्री राम जैसा व्यवहार करता है। और इसमें हमें आर्ट्स शास्त्र पढ़ने चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए और श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय जो है 15वां अध्याय से बाद ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। महाभारत का 15वां 16वां अध्याय। इस प्रकार से हमें गर्भवती महिला का ध्यान रखना चाहिए और किसी भी प्रकार का उसे कोई भी कष्ट ना हो या किसी भी प्रकार की कोई भी दूसरे समाचार हमें उसमें नहीं रखने चाहिए, नहीं कराने चाहिए, ताकि उसको किसी भी प्रकार का दूसरा यानी कि अंदर टेंशन वाला मामला नहीं हो तो बहुत ही अच्छा होता है। और हमेशा हंसी खुशी से रहना चाहिए। खट्टे का वैसे मन करता है लेकिन खाना चाहिए कम मात्रा में, प्रचुर मात्रा में नहीं। और विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए गर्भवती महिला को इमली के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इमली का पेड़ जो है वो आलस्य प्रदान करता है और इमली के पेड़ से आलस पैदा होता है। वहाँ पर कई सारे जीवाणु जो गर्भवती महिला के लिए विषाणु साबित हो सकते हैं। इसीलिए इमली के पेड़ से दूर रहने को कहा गया है। यानी कि कुमारी आसऊ जिसे कहा जाता है, और उष्ण, तीक्ष्ण या दर्द निवारक औषधियां, नींद की गोलियां या मरे हुए जानवर के रक्त से बनी हुई टॉनिक्स हानिकारक होती है और ये डॉक्टर देते ही देते हैं। इनसे बचना चाहिए। गर्भवती महिला को वैसे कहा जाता है कि इडली, डोसा, ढोकला, खमीर युक्त पित्तवर्धक जो चीजें होती हैं उनसे बचना चाहिए। ब्रेड, बिस्कुट, केक, नूडल्स, चाउमीन, भेलपूरी या जो मैदे से बनी हुई वस्तु है वो नहीं खानी चाहिए। इससे बेटर है अगर उनको मन में आए तो शुद्ध देसी गाय के घी से बनी हुई वस्तु खाएंगे तो अच्छा रहेगा। कोल्ड ड्रिंक या डिब्बा बंद रस की जगह ताज़ा रस लेना चाहिए। और सबसे बेटर रस है जो नींबू और आंवले का जो शरबत है वो बहुत ही अच्छा रहता है। और देसी गाय के घी के साथ में या देसी गाय के दूध के साथ में गुलकंद का उपयोग जो किया जाता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और नॉनवेज तो जो मांस, मछली, अंडा कहा जाता है उसका सेवन तो कदापि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल वर्जित है। और आहार सीमित मात्रा में होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि हम भूख काट रहे हैं। हाँ, गर्भवती महिलाएं का कहा जाता है कि वो बार बार भोजन कर सकती है, यानी कि 2 बार, 3 बार, 4 बार भोजन कर सकती है। इसमें उसे किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं। लेकिन सुबह का भोजन जो है आहार यानी कि 7 से 9 या 10 बजे के पहले करना चाहिए। शाम का भोजन भी सूर्यास्त से पहले करना चाहिए। लेकिन आहार जो है ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए।
थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे करना चाहिए। 6 के 6 रस होने चाहिए, ताकि 6 रस अपना अपना काम करें। क्या काम करते हैं ये 6 रस, इसके बारे में भी जान लेते हैं। मधुर यानी कि जो मीठा रस है वो सतत सेवन करने से, यानी कि ज्यादा मात्रा में लेने से मधुमेह या गूंगापन हो सकता है। इसीलिए ज्यादा मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। खट्टा अधिक मात्रा में लेने से बच्चे के जन्म के समय में या उसके बाद नाक में से खून बहना चालू हो सकता है, या आंखों के रोग हो सकते हैं, या त्वचा के रोग हो सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी हमारे पूर्वजों ने बताई हुई है। यानी कि खट्टा, अगर बोर्न अवस्था से पहले गर्भावस्था महिला अगर खट्टा खाती है तो वो बच्चे को क्या दोष दे के जाती है? अधिक खट्टा खाती है तो सामान्य नहीं। 6 के 6 रस लेने चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं। नाक से खून बहना, त्वचा में आंखों के रोग होना खट्टा खाने से होता है। लवण यानी कि नमक ज्यादा लेने से रक्त में खराबी आती है और त्वचा के रोग होते हैं। और इसी कारण से बच्चे के बाल जो हैं जल्दी सफेद हो जाते हैं, और कभी कभी तो गिरते भी ज्यादा हैं बच्चों के बाल, और कई बच्चों के तो गंजापन भी आ जाता है, और त्वचा में झुर्रियां भी पड़ने लग जाती हैं। और नेत्र ज्योति कम होने का कारण भी यही है, ऊपर से नमक डालना। तीखा अगर अधिक खाती है गर्भवती महिला तो इसके सेवन से बच्चे जो है कमजोर प्रकृति के होते हैं। क्षीण यानी कि वो जो शुक्र धातु होता है, जो वीर्य होता है, वो कम होता है। भविष्य में वो संतानोत्पत्ति में थोड़े असमर्थ हो सकते हैं। देखिए कितना बड़ा नियम है। कड़वा अधिक मात्रा में सेवन करने से बच्चा शुष्क यानी कि कम वजन वाला होता है, कमजोर होता है। और कसेला अधिक खाने से नील रोग होता है, श्यावत जो रोग कहते हैं, वो रोग हो जाता है। ऊर्ध्ववायु की तकलीफ होती है। इसीलिए संतुलित आहार ही लेना चाहिए। और गर्भवती महिला को दिन में नींद नहीं लेना चाहिए, और रात को जागरण नहीं करना चाहिए। दोपहर में विश्रांति ले सकते हैं, गहरी नींद नहीं ले सकते। गहरी नींद हानिकारक है। और गर्भवती महिला को सीधे वे घुटने मोड़कर नहीं सोना चाहिए, अपितु उसे करवट बदल बदल कर सोना चाहिए। और घुटने सीधे वे मोड़कर नहीं सोना चाहिए। तख्त में टेढ़े स्थान पर बैठना, पैर फैलाकर झुककर ज्यादा समय बैठना भी वर्जित है। और गर्भिणी माँ को अपान वायु, मल मूत्र, डकार, छींक, प्यास, भूख, निंद्रा, खांसी, श्वास जम्हाई या अश्रु जैसे वेगों को, जो स्वाभाविक रूप से आ रहे हैं, उन्हें नहीं रोकना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए, उन्हें उत्पन्न भी नहीं करना चाहिए। तो जो नहीं आ रहा उसे भी उत्पन्न कर देते हैं। आजकल हंसी के ठहाके भी लगाते हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो करते रहते हैं। इस काल में समागम सर्वदा वर्जित है, यानी कि साथ में सोना, व्यवहार करना, ये वर्जित कहा गया है पति पत्नी का, 9 के 9 महीने। और सुबह स्वस्थ हवा में टहलना चाहिए। और इन 9 महीनों में प्रवास जो है, यानी कि गाड़ी या साधन से जाना वर्जित कहा गया है। सुस्त व गहरे कलर के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। जो सुस्त लगे या गहरे लगे वो कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा अप्रिय बातें नहीं सुननी चाहिए, वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए। मन में वेग उत्पन्न करने वाले दृश्य, टीवी सीरियल भी नहीं देखने चाहिए। साहित्य नोवेल पढ़ सकते हैं। तेज ध्वनि में ऑडियो वीडियो नहीं देखने चाहिए, नहीं सुनने चाहिए। और दुर्गंध युक्त स्थान पर उसे नहीं रहना चाहिए, जहाँ पे दुर्गंध आ रही है, या इमली के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए।
शरीर में समस्त अंगों को सौम्यत कसरत मिले, इस प्रकार का कामकाज निरंतर करता रहना चाहिए अंतिम दिन तक। गर्भावस्था में प्राणवायु की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए दीर्घ श्वसन करना चाहिए, हल्के प्राणायाम भी करना चाहिए और पवित्र कल्याणकारी आरोग्य दायक जो है जप भी करने चाहिए। और मन को शांत, शरीर को तनाव रहित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन है शवासन। शवासन जैसे सौ के जैसे पड़ गए, एकदम पूरे सौ, मतलब कुछ भी क्रिया नहीं हो रही, मन को शांत और शरीर को तनाव रहित करने के लिए शवासन जैसे सोना चाहिए। घर के अंदर दोनों समय हवन करना चाहिए, उससे ऑक्सीजन की कमी और नेगेटिव वातावरण नहीं रहता है, यानी कि वायरस वगैरह जो है वो नहीं रहते हैं। भय, शोक, चिंता, क्रोध को त्याग करके हमेशा हमेशा के लिए आनंदित रहना चाहिए। ये करने से बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। भोजन पर पानी का सेवन नियमित अनुसार करना चाहिए। रिफाइंड तेल और शक्कर का अभिमन्यु जी बंद कीजिए। रिफाइंड तेल या इस प्रकार का कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए जो हमारे शरीर को नुकसान करे। किसी भी विकार को हमें उत्पन्न नहीं होने देना है, वेगों को नहीं रोकना है। एल्यूमिनियम के बर्तन, जैसे बर्तन में मैंने कह ही दिया था कौन कौन से बर्तन उपयोग करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, इसके लिए आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, पिछले वीडियो में भी बताया गया है। मोटे अनाज में छिलके वाले दालों का अत्यधिक सेवन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा। जंक फूड तो नहीं खाना चाहिए। भोजन को पचने देना चाहिए। भोजन करते समय पानी नहीं पीना चाहिए, 1 या 2 घूँट बीच में पी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। और यहाँ पर गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए, यानी कि गर्भवती महिला को गुनगुने पानी का सेवन ठीक ठीक रहता है। या ऐसा यूँ कहें तो मौसम के अनुरूप बर्तन में रखा हुआ पानी, या यूँ कहें चांदी का सामान या सोने का सिक्का पानी के अंदर डाल करके उन्हें पीना चाहिए। राख डाल करके पानी पीना चाहिए, थोड़ा सा बर्तन के अंदर, पानी के बर्तन के अंदर राख डली हुई हो या पानी के अंदर चूना डला हुआ हो, ऐसा पानी उपार्जित करके पीना चाहिए। इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे नियम मैंने आपको अवगत कराए हैं। और